तो रिसेंटली बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में एक ऐसी खबर आई है जिसने क्लासिक फिजिक को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। हर एक इंसान इसकी कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर बात कर रहा है और ये डिसीजन किस तरीके का इम्पैक्ट डालेगी क्लासिक फिजिक कैटेगरी में, इसको देखने के लिए हर एक फैन इंटरेस्टेड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेट कैप इंक्रीज के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों, क्लासिक फिजिक को क्लासिक रखने के लिए उसमें हर एक हाइट के हिसाब से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट अटैच कर दिया गया है उस हाइट से, जो क्लियरली एक स्टेटमेंट है आईएफबीबी ऑफिशियल्स की तरफ से कि यहाँ पे हमें अच्छे स्ट्रक्चर वाले बॉडी बिल्डर्स नहीं चाहिए, हमें एक एक्चुअल क्लासिक फिजिक एथलीट चाहिए जिसकी फिजिक रिजेंबल करे 80s के एरा के बॉडी बिल्डर को। बट इनिशियली जब ये वेट कैप बनाई गई थी, यहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ थी। यहाँ पे जो लंबे हाइट के एथलीट्स थे उनके वेट कैप बहुत ज्यादा थे कंपेयर टू छोटे हाइट के एथलीट से, जहाँ पे छोटे हाइट के एथलीट्स को उतना ज्यादा ग्रो होने का चांस नहीं मिल पा रहा था इस कैटेगरी में, जिसकी वजह से हमने देखा कि ब्रियन इंजली जो कि 2 टाइम क्लासिक फिजिक चैंपियन रह चुके हैं, इसी रीजन की वजह से इस कैटेगरी को छोड़ के चले गए, क्योंकि कॉन्टेस्ट शेप में आने के लिए हर साल उनको अपनी बॉडी को एक्सट्रीम लेवल तक पुश करना पड़ता था, एक्सट्रीम लेवल की कंडीशनिंग तक पुश करना पड़ता था, अपनी बॉडी से एक एक बूंद पानी निकालना पड़ता था, जो कि उनकी फिजिक को सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, उनकी हेल्थ को भी बहुत मैसिवली नुकसान पहुंचा रहा था। दोस्तों, काफी टाइम से डिस्कशन चल रहा था यूट्यूबर्स के बीच कि अब क्लासिक फिजिक के वेट कैप्स को थोड़ा बहुत बढ़ा देना चाहिए, बिकॉज अभी भी स्ट्रक्चर कमाल के रहेंगे, उनके वेस्ट बहुत छोटी रहेगी, और मेरे ख्याल से जजिंग क्राइटेरिया को यहाँ पे चेंज करने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। यहाँ पे मेन लोग ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए रामोन डिनो है, उनकी फिजिक में थोड़ा और मसल ऐड हो जाएगा तो वो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे सीबम के। दोस्तों, पुरानी वेट कैप के मुताबिक जो बड़े हाइट के एथलीट्स थे उनको अनइवन एडवांटेज मिला हुआ था उनकी वेट्स कैप पे, जहाँ पे ज्यादातर एथलीट्स बहुत ज्यादा मस्कुलर होने के बावजूद अपने वेट कैप तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे। दोस्तों, ये डिसीजन सही है कि नहीं, आइए चलिए हम इस बारे में बात करते हैं और किस तरीके से ये हर एक क्लासिक फिजिक के एथलीट को फायदा या नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, लास्ट ईयर ओलंपिया में कॉम्पीट करने के बाद ब्रियन एजली ने स्विच कर दिया था क्लासिक फिजिक से 212 में। उसका सोल रीजन ये था कि जिस तरीके से उनकी वेट कैप डिजाइन की गई थी, जिस तरीके से उनकी वेट लिमिट सेट की गई थी, उनके लिए वो फेवरेबल नहीं थी। उस वेट कैप की वजह से वो बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव नहीं हो पा रहे थे इस डिवीजन में, जहाँ पे हर साल हम लोग ने देखा उनकी प्लेसिंग जो है वो नीचे गिरती हुई चली जा रही है। अब यहाँ पे एक नजर हम लोग उनकी फिजिक में डाले तो उनकी फिजिक में डिक्रीमेंट नहीं हुआ, उल्टा उनकी फिजिक और ज्यादा बेहतर हुई है, जो कि डेफिनेटली एक बॉडी बिल्डर के अंदर मायूसी जरूर जगा सकता है, एक बॉडी बिल्डर को जरूर ये चीज निराश कर सकती है। दोस्तों, इस पूरे साल अपनी फिजिक को और बिल्डअप करने के बाद, अपनी फिजिक में और ज्यादा मसल ऐड करने के बाद, अपनी फिजिक में वो मस्ट नीडेड राउंडनेस और फुलनेस ऐड करने के बाद यहाँ पे उनको ये खबर पता चली, जहाँ उनकी वेट कैप में एडिशनल 7 पाउंड्स ऐड हो चुके हैं। दोस्तों, डेफिनेटली ये न्यूज बहुत ज्यादा फायदेमंद थी, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी ब्रियन एजली को। इस न्यूज के बाद से वो सोचने लगे कि क्या उनको वापस चले जाना चाहिए क्लासिक फिजिक में कि नहीं, जहाँ पे उन्होंने अपनी न्यूमरस पोस्ट अपडेट की, जहाँ वो बोलते हुए नजर आए कि वो सोच रहे हैं इस बारे में कि वो वापस से स्विच कर दे क्लासिक फिजिक में। अभी उन्होंने कुछ कंफर्म नहीं बोला है, लेकिन हो सकता है वो स्विच करें। सबसे पहले वो डिस्कस करना चाहेंगे अपनी टीम से कि क्या उनको इस पॉइंट ऑफ टाइम में करना चाहिए। दोस्तों, इस इशू में मेरा ओपिनियन बहुत ही क्लियर है। यहाँ पे मैं 100% मानता हूँ कि ब्रियन एजली को वापस आ जाना चाहिए क्लासिक फिजिक में, बिकॉज क्लासिक फिजिक में वो जितने कॉम्पिटिटिव रहेंगे उतने कॉम्पिटिटिव वो शायद 212 में ना हो पाए, क्योंकि 212 में उनसे बहुत ज्यादा और मस्कुलर बॉडी बिल्डर्स हैं। इतना वेट ऐड करने के बावजूद भी उनका वेट अभी भी शायद 200 पाउंड से ऊपर नहीं गया है, जिस फैक्ट से ये चीज तो साफ हो जाती है कि उनकी फिजिक इस तरीके से बनी नहीं कि वो इतना मैसिव हो पाए, जहाँ पे क्लासिक फिजिक उनके लिए एक आइडियल कैटेगरी बन जाती है। दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले हम लोग को उस कासिंस्की की ये अपडेट देखने को मिली थी, जहां हम लोग को पता चला था कि वो 280 पाउंड पे हैं, जो कि उनके वेट कैप से बहुत ही ज्यादा ऊपर है। ऑफ कोर्स उनकी फिजिक में बहुत ज्यादा वेट वाटर का था, ना उतना मसल था, ना उतनी फैट भी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मजे की बात तो ये है कि अर्ज अभी भी अपनी वेट लिमिट तक नहीं पहुंचे हैं, अभी भी अपने कॉम्पिटिटिव वेट से वो कुछ पाउंड नीचे थे, जिसका मतलब है अभी भी कम्प्लीटली 8 to 10 पाउंड वो और अपनी फिजिक में प्योर मसल की ऐड कर सकते हैं। नाउ इमेजिन कि अर्ज की फिजिक में 8 to 10 पाउंड अगर प्योरली मसल ऐड हो जाएगा, दोस्तों बहुत बड़ा खतरा बनने वाले हैं वो क्रिस बमस्टेड के लिए। और यहाँ तक कि मैं ये भी बोलना चाहूंगा, इतना मसल अगर प्योरली उन्होंने अपनी फिजिक में ऐड कर लिया तो रामोन को वो बहुत पीछे छोड़ के आगे चले जाएंगे। दोस्तों, हम लोग बहुत टाइम से ये बात करते आ रहे हैं कि अर्ज वो एक्चुअली में एक एथलीट है जिनको मस्ट नीडेड मसल अपनी फिजिक में ऐड करना पड़ेगा और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने के लिए, एक्चुअली में वो टॉप 2 क्रैक करने के लिए। दोस्तों, इस रूल के चेंज होने के बाद ये कैटेगरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गई है और इस कैटेगरी में इसी तरीके की डायनेमिक्स हम लोग को बहुत एथलीट के साथ होते हुए दिखेंगे। और अब दोस्तों, अर्ज की किस्मत उनके हाथों में है, अब उनके सामने कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उनको डेफिनेटली इस मौके का फायदा उठा के सबको प्रूफ करना ही पड़ेगा।
दोस्तों अब बात करते हैं उस एथलीट की जिसको डायरेक्टली सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है इस रूल के बाद, टेरेस रफेज या रफ डीजल। दोस्तों लास्ट ईयर के ओलंपिया में अनयूजुअल तरीके से 6th पोजीशन पे प्लेस हुए थे टेरेंस, जिसका पूरा कारण ज्यादातर बॉडी बिल्डिंग फैंस को यही लगता है कि उनका वेट कैप हिट करना मिस हो गया था। वो टाइम पे वेट कैप अपना नहीं हिट कर पाए थे, जिसके चलते लास्ट मिनट उनको बहुत ज्यादा वाटर पुल आउट करना पड़ा अपनी बॉडी से, और एंड में स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा वाटरी, बहुत ज्यादा अनकंडीशन फिजिक उनकी नजर आई ओलंपिया की स्टेज पे। दोस्तों अभी से तकरीबन 9 हफ्ते बाद एक शो में भी दिखाई देने वाले हम लोग को टेरेंस, और ये रूल आने के बाद से बहुत ज्यादा अपनी अपडेट्स दिखाई है हम लोग को टेरेंस ने, जहां हर एक दूसरी अपडेट में वो चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहे हैं कि ही इज लुकिंग बेटर देन एवर बिफोर। उनके पास भी तकरीबन 8 से 10 पाउंड का विगल रूम हो गया है, और उनके सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ क्लासिक फिजिक में शायद वो करेंटली सबसे ज्यादा डेंजरस एथलीट बन जाएंगे। इमेजिन हिज आउटस्टैंडिंग फ्लॉलेस फिजिक विद फ्यू मोर पाउंड्स ऑफ मसल। सबसे ज्यादा डेडली बॉडी बिल्डर होने वाले हैं टेरेंस, और इस साल अगर वो अपनी इंप्रूव फिजिक लेके आएंगे तो बहुत ज्यादा चांस बनता है उनका टॉप 3 में प्लेस होने का। दोस्तों बात करते हैं सीबम के लिए सबसे बड़े खतरे की, रामोन रोका या रामोन डीनो, ब्राजीलियन पोपो है। दोस्तों इस साल जिस बॉडी बिल्डर की सबसे ज्यादा इंप्रूव फिजिक नजर आ रही है वो रामोनी की नजर आ रही है, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने लास्ट ईयर भी यही सेंटेंस बोली थी, लेकिन ये सच है। दोस्तों भले ही अभी तक उनकी कंप्लीट एक फिजिक अपडेट हम लोग को नहीं देखने को मिली है, हम लोग को नहीं पता उनके किस किस्म के इस टाइम प्रोपोर्शंस नजर आ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो बहुत ही कार्टूनी होंगे। लेकिन दोस्तों टेरेंस की तरह ही लास्ट ईयर रामोन को भी बहुत ज्यादा मुश्किलातें पैदा हुई थी वेट कैप को हिट करने के लिए। वेन्स के टाइम वेट कैप से कुछ पाउंड ओवर वो वे किए थे, जहाँ उनको भी लास्ट मिनट अचानक से अपना वेट लॉस करना पड़ा। दोस्तों रामोन जो कि ऑलरेडी अपने वेट कैप पे थे, अगर उनको कुछ पाउंड ऑफ मसल और ऐड करने को मिल जाएगा तो सबसे बड़ा खतरा सीबम के लिए उनके अलावा कोई और नहीं होगा। एंड मेरे हिसाब से अगर फिजिक बाय फिजिक, बॉडी पार्ट बाय बॉडी पार्ट हम लोग कंपेयर करें रामोन को सीबम से, तो शायद एक जगह है, एक बॉडी पार्ट है जहाँ पे वो शॉर्ट पड़ जाएंगे सीबम से, वो है लैट की विड्थ। दोस्तों सीबम की आउट ऑफ द वर्ल्ड लैट की विड्थ है, वही रामोन की बहुत ज्यादा नैरो है लैट की विड्थ, एंड आई थिंक प्रोपोर्शन वाइज सीबम से ज्यादा बेहतर है रामोन। और जैसा कि थोड़े बहुत जो ग्लिम्सेस हम लोग को शुरुआत से ही रामोन के देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे वो काफी ज्यादा भारी वजन पे फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन फिजिक के साथ नजर आए हम लोग को, वो चीज एक बात तो क्लियर आउट कर ही देती है कि रामोन इस टाइम अपनी फिजिक में डेफिनेटली मसल मास ऐड कर चुके हैं, और सीबम के लिए उनसे बड़ा खतरा मैं इस टाइम नहीं देख पा रहा। दोस्तों इसी के साथ हम लोग बात करते हैं सीबम की। क्या इन नए चेंजेस से सीबम की फिजिक पे कुछ फर्क पड़ने वाला है? दोस्तों सिर्फ 2 पाउंड का वेट कैप बढ़ा है सीबम की फिजिक के लिए, एंड आप लोगों को मैं बता दूं सीबम अभी भी वैसे अपने वेट कैप हिट नहीं कर रहे थे, उसके अंडर ही वे कर रहे थे वो कंटिन्यूअसली, जिसका मतलब ये है कि अभी भी सीबम के पास पहले का भी कैप बचा है और एक्स्ट्रा और कैप ऐड हो चुका है। लेकिन एक बात बहुत सच है दोस्तों की अगर हर एक बॉडी बिल्डर इस डिवीजन में इंप्रूवमेंट करके आएगा, जितनी हम लोग सोचते हैं कि हाँ उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है उतनी करके आएगा, और यहाँ पे सीबम अपनी लास्ट ईयर की फिजिक रिपीट कर देंगे, तो मेरे ख्याल से तब भी सीबम बहुत आराम से ये शो हैंड्स डाउन जीतेंगे। लास्ट ईयर मैं मान रहा हूँ टॉप 2 का कॉल आउट हुआ था, जहाँ पे रामोन डीनो और सीबम का कॉल आउट कराया गया था, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट वो प्योरली फैंस के लिए था, बट फैंस को खुश करने के लिए उन लोगों ने ये टॉप 2 कॉल आउट कराया था। दोस्तों अपने कॉम्पिटिशन से कई गुना ज्यादा आगे हैं इस टाइम सीबम, और उनको कैचअप कर पाना मूवमेंट बाय मूवमेंट मुश्किल होता जा रहा है, और मेरे ख्याल से अभी जितने भी एथलीट्स हैं इस टाइम करेंटली टॉप 6 के अंदर, उन सब के लिए सीबम को हरा पाना नियरली इम्पॉसिबल है, और शायद ये लोग तब तक सीबम को ना हरा पाए जब तक सीबम कंप्लीटली ऑफ फिजिक अपनी नहीं लेके आते, नहीं तो वो इतने परफेक्टली फिट होते हैं इस क्लासिक फिजिक की क्राइटेरियाज में कि यहाँ पे भले ही छोटे बॉडी बिल्डर्स को एडेड एडवांटेज भी मिल जाए, तब भी मेरे ख्याल से वो सब सीबम की लेवल की ग्रेटनेस को नहीं पहुंच सकते, वो सब सीबम की लेवल की फिजिक को नहीं टच कर सकते। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू से दिस सेंटेंस, बट इट इज ट्रू।